जितने लोग हमारे साथ अभी रहे और उन्होंने संघर्ष किया, हम उनको लेकर आगे जाए। जो परिस्थितियां बन रही है, जाहिर सी बात है कि सरकार जो है वो गिर भी सकती है अगर विधायकों ने इधर। नमस्कार, SP9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। एनडीए लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। 400 पार का नारा पार नहीं किया, लेकिन इंडिया अलायंस को सरकार बनाने नहीं दी। इंडिया अलायंस की बजाय एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो गई। कैबिनेट का विस्तार हो गया, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में यही 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गया। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार दावा कर रही थी कि 400 पार तो इस बार मोदी सरकार कर रहेगी, महाराष्ट्र में यही 400 पार अब विवाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में गिर सकती है, इस बात के दावे किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उनका साथ छोड़ सकते हैं या खुद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तोड़ती हुई नजर आ सकती है। इसके तमाम संकेत यहां पर दिए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे का कहना कि 400 पार की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जरिए ये कहना कि अजीत पवार संग गठबंधन करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनसीपी के अजीत पवार के साथ हुआ, यही उन्हें ले डूबा। अब ऐसे में चर्चाएं हो रही हैं कि एक तरफ एकनाथ शिंदे बागी तेवर आजमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार से गठबंधन तोड़ने की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी नजर आ सकती है। तो क्या ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के हाथों में फिर से वही कमान थमाई जा सकती है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, पूरे घटनाक्रम की बात करें तो एकनाथ शिंदे का 400 पार के नारे के खिलाफ बोलना, वही देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं अब्दुल सत्तार, उन पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक्शन लेने की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पार्टी से इन्हें बाहर निकालो, क्योंकि अब्दुल सत्तार को लेकर दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं कि जलाना में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वो समर्थन देते हुए नजर आए, उन्हें जिताने की कवायद में आगे लगे रहे, तो ऐसे में वो पार्टी विरोधी गतिविधियों के रूप में देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के मंत्री को बाहर निकालने की बात भारतीय जनता पार्टी करेंगे, तो क्या एकनाथ शिंदे अब कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और जिस ढंग से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे 7 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद से लगातार इस बात का दावा पेश कर रहे हैं कि कम से कम हमें 2 कैबिनेट में जो है 2 मंत्रियों को जगह देनी चाहिए। और इधर अजीत पवार जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जैसा सवाल किया कि क्या एकनाथ शिंदे आप कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी सीधे तौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी से वो बगावती सुर अपना सकते हैं? जाहिर सी बात है, जिस तरीके की अगर महाराष्ट्र की राजनीति रही है, जब कह सकते हैं कि जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग होकर आए थे, तो उन्होंने अपने दम पर वोट हासिल नहीं किया था, उन्होंने उद्धव ठाकरे के नाम पर उन्हें वोट मिला था। और जो विधायक उनके साथ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देते हैं, और जो शरद पवार की एनसीपी है वो अजीत पवार गुट में बढ़ जाती है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देते हैं, ऐसे में जनता के बीच जो है कहीं ना कहीं अविश्वास का जो एक मतभेद है वो पनपता हुआ नजर आया। और जाहिर सी बात है, इसका सीधे तौर पर नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि अगर एकनाथ शिंदे इस बात का आभास जाहिर तौर पर कर रहे हैं कि भविष्य में अब कहीं ना कहीं एक तो विधानसभा चुनाव है, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जो तमाम तरह के समीकरण हमें देखने को मिले, जनता ने कहीं ना कहीं एनडीए पर भरोसा नहीं जताया, और सबसे ज्यादा उम्मीदें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को थी, लेकिन वहीं से सबसे बड़े झटके लगे। तो जिस तरीके का अभी महाराष्ट्र का राजनीति है, जाहिर सी बात है कि कैबिनेट को लेकर के अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे अजीत पवार को बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और तमाम चीजों पर अगर नजर डालें तो एकनाथ शिंदे का ये कहना कि 400 पार का नारा जो है वो पूरी तरीके से धाराशायी हो गया, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं आंख दिखाने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बिल्कुल अगर हम एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे की भी बात कर लेते हैं, जो दावा किया जा रहा है कि एकनाथ
एकनाथ शिंदे के 7 सांसद सहित कई विधायक यहां पर उनके संपर्क में नजर आ रहे हैं। तो वहीं उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान सामने आता है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पत्तों को खोल कर रख देता है। देखो, पहले ही जैसे जयंत राव जी ने कहा, जितने लोग हमारे साथ अभी रहे और उन्होंने संघर्ष किया, हम उनको लेकर आगे जाएंगे। और कुछ लोग अगर आना चाहते हैं, सिर्फ ये या वो ऐसे नहीं, तो खींचातानी किए बिना अगर वो आना चाहते हैं तो देखेंगे। लेकिन मैं जिसका नाम आपने लिया वो नाम लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जनरल बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से कहा है कि सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जो आना चाहता है वो आ सकता है, हम तैयार हैं। जहां उद्धव ठाकरे अपने आप को तैयार बताते हैं कि एकनाथ शिंदे के विधायक हो, सांसद हो या फिर अजीत गुट के कई सांसद विधायक हो, वो एंट्री यहां पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना में ले सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो वहीं उद्धव ठाकरे ये भी कहते हुए नजर आए थे कि उन विधायकों की जगह नहीं है जो धोखा देकर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। दो बातें यहाँ पर उद्धव ठाकरे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिराज, क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे के ये बयान क्या दर्शा रहे हैं? वो अभी माहौल को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ समर्थन दे रहे हैं कि आ सकते हैं, तो दूसरी तरफ इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, उद्धव ठाकरे इस बात को बखूबी समझते हैं कि जब, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं या अजीत पवार के साथ गए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, जाहिर सी बात है उन्होंने अपने दम पर वोट हासिल नहीं किया। जनता ने उन्हें वोट शरद पवार के नाम पे दिया था, जनता ने उन्हें वोट उद्धव ठाकरे के नाम पर दिया था। लेकिन पार्टी को तोड़ करके नई पार्टी बनाना और फिर से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना और एनसीपी को तोड़ करके अजीत पवार ने जिस तरीके से अपनी पार्टी बनाई, जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें जनता की नजर में थी और जनता इस बात को बखूबी समझती थी कि किस ढंग से तोड़ जोड़ कर करके महाराज की सरकार को कहीं ना कहीं बदला गया और तोड़फोड़ की राजनीति के चलते ही भारतीय जनता पार्टी शॉर्टकट की सरकार बना पाई। इसमें कोई भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब जो चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में तो जनता, सीधी सी बात है कि उद्धव ठाकरे या शरद पवार जैसे बड़े चेहरों पर ही दाव खेलेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से बगावती सुर अपनाए, उनका जो कह सकते हैं पहचान है जनता के बीच, वो बगावती तेवर जो है वो निगेटिव में चला गया और इसी से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सांसें हैं वो फूली हुई नजर आ रही हैं। और एकनाथ शिंदे इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर अभी हमें कैबिनेट में जगह नहीं मिला तो मुझे अपनी पार्टी का विस्तार करने का ज्यादा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि विधायक तो वैसे भी अब चुनाव नजदीक आते ही एकनाथ शिंदे के साथ जाते हुए नजर, माफ कीजिएगा, शिवसेना के साथ जाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की अब धड़कनें भी तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए सिराज, एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं अपने विधायकों और सांसदों के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ उतरी। देखिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बात करें, 7 सीटें जीतते हुए नजर आती है उनकी पार्टी, लेकिन यहाँ पर मंत्री पद की बात करें कितनी दी जाती है? सिर्फ 1। इससे नाराजगी यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल जाहिर करते हुए नजर आते हैं। एकनाथ शिंदे मजबूर हो जाते हैं बैठक करने के लिए। अजीत पवार 1 सीट जीत पाते हैं, उनको भी ऑफर सिर्फ 1 सीट को लेकर दिया जा रहा था, 1 मंत्री पद को लेकर दिया जा रहा था, लेकिन बागी तेवर आजमाते हुए नजर आए कि कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। और वहीं दूसरी तरफ आरएसएस का ये कहना कि गठबंधन ही सबसे बड़ी वजह है, यानी कि अजीत की एनसीपी के साथ गठबंधन करना भारी पड़ा है, क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जो आंकड़ा अब 9 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना है कि अजीत पवार से भी गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजीत पवार को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है, जाहिर सी बात है वो चाहते थे कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिले, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री का जो है पद मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब इससे कहीं ना कहीं अब टेंशन में अजीत पवार नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से इसको देखते हुए, पूरे का पूरे माहौल को देखते हुए, उनके जो विधायक है वो शरद पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही है, जाहिर सी बात है कि सरकार जो है वो गिर भी सकती है अगर विधायकों ने इधर से उधर की तो। और अगर बात करें तो राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि अब जिस तरीके से टीडीपी लगातार लोकसभा स्पीकर पद को लेकर के मांग कर रही है, नीतीश कुमार पर निगाहें बनी हुई है, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार भी खतरे में है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताएं जो है वो चारों ओर से है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई है और तमाम वो योजनाएं फेल होते हुए नजर आई। महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की हार पर नजर डाले तो एक मराठा आरक्षण जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा था और सबसे बड़ा मुद्दा यह भी था कि जिस तरीके से पार्टी को तोड़ मड़ोड़ करके सरकार बनाई गई, जाहिर सी बात है जनता
जनता ने पूरे समीकरण को समझा, पूरी राजनीति को समझा और वोट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को दिया। और तीसरी सबसे बड़ी कि अजीत पवार के साथ गठबंधन, क्योंकि अजीत पवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो बड़े दिग्गज नेता जो है खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे, हमला बोलते हुए नजर आए थे और तमाम तरह के घोटालों में लिप्त थे अजीत पवार। लेकिन वही अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं तो फिर सारे गुनाह जो है उनके धुल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम कारण है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उस पर खतरे मंडराते हुए। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो अजीत पवार गुट है, एकनाथ शिंदे गुट है, भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, लेकिन महाराष्ट्र में आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे को फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा? क्या जो विधानसभा चुनाव इसी साल में होने हैं, क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कमान को संभालते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।